क्लास 12th फिजिक्स पहला चैप्टर पहला लेक्चर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। आज हम बात करेंगे शुरुआत पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या एग्जैक्टली तो हमें ये समझना है। स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी जब चार्जेस रेस्ट में है, चार्जेस जब रेस्ट में है तो हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम चार्जेस के रेस्ट होने की वजह से जो जो फिनोमेना बनते हैं उनको स्टडी करेंगे। कहने का मतलब ये है, लेकिन चार्जेस मूवमेंट भी करते हैं, चार्ज मूव भी करते हैं। अगर चार्ज मूव कर रहे हो तो हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रेस्ट पे है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल और केवल चार्जेस एट रेस्ट की वजह से जो जो फिनोमेना होते हैं वो सारे के सारे फिनोमेना इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। जैसे कि मास है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। क्या प्रॉपर्टी है, इससे क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी चार्ज किसी मैटर की, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, ये चार्जेस जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। जनरल और बहुत बेसिक है, ये सारी चीजें आपको पता है, पर जस्ट ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें मालूम है अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो ये इनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। और ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो होगी इनकी प्रॉपर्टी। बट सवाल फिर यहाँ की, यार चार्ज डेवलप कैसे होता है? किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज डेवलप कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, चार्ज डेवलप के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास रॉड और एक सिल्क का कपड़ा। ग्लास रॉड और सिल्क को अगर हम आपस में रब करें तो ग्लास रॉड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल है जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ तो मतलब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, यानी सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन ग्लास रॉड में से नेगेटिव चार्ज चला गया, नेगेटिव चला गया तो उसका अपोजिट बचेगा। क्या बचेगा इसके ऊपर, इसके पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज। सवाल यह है कि यार कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव, तो मैं आपको बता दूं, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और जितना यहां डेवलप हुआ उतने यूनिट बट पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। यानी यहां 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज तो इधर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो क्या समझ में आया हमें यह समझ में आया कि अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है। जो कम ऑन हियर, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। सो एन ऑब्जेक्ट कैन attain positive charge by losing electrons and can attain negative charge by gaining electrons. All right, properties of electric charges बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज थोड़ी आराम से और बड़े आराम से समझना। भाई ऐसा यूनिट तो हो गया कूलम, ठीक है सर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी क्या समझेंगे, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, याद रख लेना, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज जहां भी होगा उसके साथ मास भी होगा, यानी चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मास 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 चार्ज के बिना भी हो सकता है, मास चार्ज के बिना भी हो सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं होगा। चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, मास है तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर चार्ज हो। जरा समझ लेते हैं, अगर ये कोई बॉडी है ए, इसके ऊपर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना हो गया, 0। हम क्या कहेंगे कि बॉडी न्यूट्रल है,
हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। मास तो है इसका, कोई भी बॉडी है उसका मास तो है, तो मास है बट चार्ज नहीं है। यानी मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज जहां भी होगा वहां मास भी साथ में होगा। ऑलराइट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसमें क्या समझना, इलेक्ट्रिक चार्जेस को सिंपल मैथमेटिक्स की तरह जोड़ सकते हैं। जैसे दो चार्ज एक हैं, तीन एक हैं, तो टोटल चार्ज हो गया 5, दैट्स व्हाट एडिटिव इन नेचर, एडिशन। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से सुनना इधर, अब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कुछ ना आए और उस सिस्टम से भी बाहर कुछ ना जाए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में जितना भी चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा, उसको आप हिलाओ डुलाओ मारो पीटो जो मर्जी करो, लेकिन उस सिस्टम का चार्ज नहीं बदलेगा। द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, क्योंकि चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, देयरफॉर द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस वजह से आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, एक ही जैसा है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता। समझ लेते हैं इस बात को। ओके, ये एक सिस्टम है, इसमें ये कोई ए बॉडी है, ये कोई बी बॉडी है, ये कोई सी बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम से बाहर से कुछ नहीं आ रहा है और ना ही इस सिस्टम से बाहर कुछ जा रहा है। मान लेते हैं इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हुआ? 2 + 3 5, 5 + 5 यानी 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हुआ। क्लियर होगी बात? ये इतनी बात समझ में आई? फाइन। इस सिस्टम को अब हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा हिलाया डुलाया, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब इसको किया। जब हम इसने इसको डिस्टर्ब किया तो ये रही बॉडी ए, ये रही बॉडी बी, ये रही बॉडी सी। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व, यानी अभी भी इस सिस्टम का टोटल चार्ज तो 10 यूनिट्स ही होगा। फिर ध्यान इधर, टोटल चार्ज तो 10 यूनिट्स ही होगा, लेकिन हो सकता है इस सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो गए। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? हो सकता है ए के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, बी के ऊपर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया हो। अगर बी के ऊपर 5 आ गया, पहले ए के ऊपर कितना था? 2 यूनिट्स, लेकिन अब 3 हो गया। पहले बी के ऊपर 3 था, लेकिन अब बी के ऊपर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। सी के ऊपर कितना चार्ज होगा भाई? टोटल चार्ज तो 10 ही रहना है, तो 5 3 8 यानी सी के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आपस में चार्जेस इस पूरे सिस्टम में इधर से उधर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरे से तीसरी बॉडी में जा सकते हैं, लेकिन चार्ज नया क्रिएट नहीं होगा हिलाने से। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा इस सिस्टम को हिलाने से या इस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की वजह से। टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट्स व्हाट इट मींस, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कभी कभी एमसीक्यू और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, हम अगर चार्ज को Q से डिनोट कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब बड़े ध्यान से सुनना है, E क्या है? E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अब ध्यान देना इधर, जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो पूरा ही जाएगा, आधा नहीं जाएगा। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि मेरे को आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, या आप किसी को आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि भाई मेरे को ना 5/3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, नहीं, जाएंगे तो पूरे जाएंगे। पूरे का मतलब है ये जो n है, ये n हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कंप्लीट नंबर में होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज हमेशा फ्रैक्शन में। कुछ चार्जेस ऐसे हैं कि आप वो किसी बॉडी पर हो ही नहीं सकते हैं, कैसे, वो बात हम समझते हैं थोड़ी देर में। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमने बात कर ली। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी चार्ज मूवेबल है। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हम कर चुके। चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहता है।
What is the cause of quantization? ये भी हमने समझ लिया, यानी Q इज इक्वल टू N इंटू E है, तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरा ही ट्रांसफर होगा, यानी उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये पूरे का पूरा एक साथ ही जाएगा, दैट इज द कॉज। कॉज क्या है? यू कैन नॉट ट्रांसफर हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पूरे का पूरा ही होगा, दैट्स व्हाट मींस व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? दैट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। चार्ज और मास के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ जो फर्क हैं उनको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जीरो चार्ज हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा किसी भी बॉडी का पॉजिटिव होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के पास नेगेटिव मास है। मास है तो है, नहीं है तो बात ही खत्म होगी। इसलिए मास जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये हमने अभी समझ लिया, Q इज इक्वल टू NE, बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। मास की क्वांटाइजेशन के लिए अभी भी कुछ काम करना बाकी है, समझना बाकी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये भी हमने अभी देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, ना उस चार्ज को बढ़ाया जा सकता है ना उस चार्ज को कम किया जा सकता है, जब तक उसके बाहर से कुछ चीज उसमें अलग से कुछ और ना डाली जाए तब तक। यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं है, मास चेंज होता रहता है। मास इज चेंजिंग इनटू एनर्जी, मास कंटिन्यूसली एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। मास इज चेंजिंग इनटू एनर्जी, लेकिन चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, चार्ज कंजर्व है। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास चार्ज के बिना रह सकता है। द फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हमने अभी पढ़ी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर दो मासेस हैं, ये कोई मास है M1, ये कोई मास है M2, इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो फोर्स रिपल्सिव नहीं होती। पढ़ा है ना ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें अट्रैक्टिव फोर्स को ही देता है, यानी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, रिपेल नहीं कर सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल नहीं कर रहा है। लेकिन चार्जेस रिपेल भी कर रहे हैं। The force between charges follows inverse square law and the force between two masses also follow inverse square law। ये inverse square law का मतलब क्या है? ये है inverse square law। इधर देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां भी और यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, डिटेल में हम जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। चार्ज carried by a body, charge carried by a body does not depend upon velocity of the body। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर, अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर 10 यूनिट चार्ज है और वो बॉडी भागना शुरू कर दे तेज रफ्तार से, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे है 10 यूनिट्स वैसे ही रहेगा। लेकिन मास उल्टा बिहेव करता है। मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी। जैसे जैसे कोई मास ट्रेवल कर रहा है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसका मास भी बढ़ता चला जाता है, और उसके लिए फार्मूला है ये। जरा इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, अगर ये v velocity of the body, velocity of the mass, c velocity of the light, तो जैसे जैसे v का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये फैक्टर छोटा होता जाएगा। ये 1 माइनस इस फैक्टर को 1 से माइनस करो, ये और छोटा होता जाएगा। जितना ये हिस्सा छोटा होता जाएगा उतना ही तो ये हिस्सा बड़ा होता जाएगा। ये बात समझ पाए? अब आप कहेंगे सर जब हम दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा मास ज्यादा, हाँ होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होता, फील नहीं होता, उसको पकड़ नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? इसलिए नहीं पकड़ पाते कि इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि m इज इक्वल टू m नॉट। m नॉट क्या होता है? m नॉट होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास तो आपको जरूर पता होगा, अब आप 12th में है, अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बेटा इधर ही ध्यान देना,
ये वेलोसिटी मास की है। और आप जिस वेलोसिटी से चल रहे हो, किस वेलोसिटी से चल रहे हो? बहुत छोटी सी, आप कार में भी चल रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी हाई है? तो उस छोटे से अमाउंट को जब इतने बड़े अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा, यानी आपका मास सेम रह रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ती चली जाए, इलेक्ट्रॉन बहुत है, बहुत 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 स्पीड से चलता है, जैसे जैसे ये वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। 1 में से उसको करेंगे तो ये फ्रैक्शन, और टोटल टोटल ये फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। जितना ये छोटा होगा उतना मास बढ़ता चला जाएगा। आई होप आप तक बात पहुंच गई है। यूनिट ऑफ चार्ज इज डिराइव्ड यूनिट। चार्ज की यूनिट डिराइव्ड यूनिट है। मतलब क्या है? डिराइव्ड यूनिट आपने पढ़े हैं 11th में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट वो होते हैं जो बेसिक और फंडामेंटल, दो या दो से ज्यादा बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के बनते हैं। हमें पता है कि करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज चार्ज, क्यू को इधर से निकाल लूं तो ये हो गया आई इंटू टी। इज इट ओके? आई क्या है? करंट, इसका फॉर्मूला यूनिट एम्पियर, और टाइम क्या है? सेकेंड, इसका एस। तो ये हो गए इसके डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि दो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किए हैं। लेकिन यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल। यूनिट ऑफ मास डिराइव नहीं होता किसी भी चीज से, है तो है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बॉडी की। चार्ज भी फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके यूनिट्स डिराइव्ड हैं। उसकी वजह से मैंने आपको ये फार्मूला समझाया। एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स रेडिएशन। एक्सेलरेटेड यानी अगर चार्ज मूव करना शुरू कर देगा ना तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन अगर मास मूव करेगा तो उसमें से रेडिएशंस नहीं निकलती। अगर मास does not emits radiation, moving mass, accelerated mass does not emit radiations। फटाफट कर लेते हैं भाई। चार्ज क्या है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास के क्वांटाइजेशन का अभी कुछ एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व है, लेकिन मास कंजर्व नहीं है। मास एनर्जी में बदलता रहता है, एंड वाइस वर्सा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज तो मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। द फोर्स बिटवीन चार्जेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन मासेस के बीच में फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव है। द फोर्स बिटवीन चार्जेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस आल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे 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 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मास भी वैसे वैसे उस बॉडी का बढ़ता चला जाता है, मूविंग बॉडी का। यूनिट ऑफ चार्ज इज डिराइव्ड यूनिट। चार्ज की यूनिट डिराइव्ड है, यानी दो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किए गए हैं। लेकिन यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल यूनिट। यूनिट ऑफ मास डिराइव नहीं किया है, फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स रेडिएशन। चार्ज अगर मोशन में है, एक्सेलरेटेड है, तो उसमें से रेडिएशंस आती हैं। एक्सेलरेटेड मास डज नॉट एमिट्स रेडिएशन। एक्सेलरेटेड मास से रेडिएशंस नहीं आती। नाउ द क्वेश्चन क्वांटाइजेशन के ऊपर अब देना ध्यान, इधर बहुत ध्यान देना, इधर है ना। इज ए चार्ज 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? भाई चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ज पॉसिबल हो। हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन ई। ये कह रहा है क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? नहीं, वो हो गया Q। हमें निकालना है N। अगर N की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन आए तो पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज जब भी, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरे का पूरा जाए ना, क्वांटाइज्ड। लेकिन अगर इस N की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहां से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? N निकालना पड़ेगा। N कितना हो गया? Q अपॉन E। Q की जगह Q की वैल्यू रख दो 5.8 इंटू 10⁻⁻18, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ गया। ये लो आंसर। Q की जगह Q की वैल्यू, E की जगह E की वैल्यू। इनको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आता है, इसलिए इसके ऊपर मैं समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है भैया, वो आ रहा है 36.25, यानी ये आंसर आ रहा है फ्रैक्शंस में। अगर ये आंसर फ्रैक्शन में है, यानी 36.25 आ रही N की वैल्यू। लेकिन हमने क्या कहा? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। N की वैल्यू
इतनी आ ही नहीं सकती, क्योंकि एन एन क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये एन 1 2 यानी कंप्लीट नंबर में होगा, फ्रैक्शन में होगा नहीं। अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी बॉडी यूं ही नहीं कोई भी चार्ज ले लेगी। किसी बॉडी पर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी पर आएगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी पर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? फिर से कह रहा हूं, क्योंकि एन फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है भाई। ऐसे भी पूछा जा सकता है, इज ए चार्ज दिस पॉसिबल? यस, नो, मे बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर है इसका नो। Fine. What is the charge on a body from which 1 million electrons are removed? कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, यानी वो बॉडी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, ऐसे समझ लो, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा भाई? चार्ज तो सीधा ही है ना, Q इज इक्वल टू एन ई। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। 1 मिलियन क्या कह रहा है? ये n दे रहा है मुझे, n इज 1 मिलियन, मतलब 10 रेज टू पावर 6। E आपको मालूम ही है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ या कितना चार्ज आया, इसमें वैल्यू डाल दो। तो क्या हो गया? ये 10 रेज टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। हाँ जी, सही बात है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस 6, कितना बच गया? ये बच गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये बॉडी है, इस बॉडी से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। गया कितना चार्ज? इतना ही गया, नेगेटिव। बचा कितना चार्ज? उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो गया? जिस बॉडी से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स गए, इतना ही चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन बॉडी के ऊपर हुआ पॉजिटिव, और जो चार्ज गया वो नेगेटिव। इज इट ओके? फाइन। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स समझते हैं, आते हैं आपको, बहुत आसान है। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दें। क्यों फ्लो करने देते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए बहुत जरूरी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो कंडक्टर्स क्या होंगे? मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। वो मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर नोन एज कंडक्टर्स। कौन से हो सकते हैं भाई? जो भी है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल जितनी भी हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, इवन अर्थ होगी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देते। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मतलब क्या है? मैंने आपसे बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब है मूविंग चार्जेस। ये चार्जेस को मूव नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि चार्जेस है नहीं, फ्री चार्जेस इसके पास नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव नहीं करने देगी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसके पास हाई रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस क्या होता है? विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो वो हाई है, तभी तो फ्लो नहीं करने दे रही है। फ्री चार्जेस, नो फ्री चार्जेस, इसके पास फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ऐसी जितनी भी चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। लेकिन एक और टर्म है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स भी इंसुलेटर्स ही होते हैं। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ही है दैट कैन बी पोलराइज्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज्ड हो सकता है। यानी इससे चार्जेस फ्लो तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका कुछ इफेक्ट आ रहा है, चार्जेस का इफेक्ट शो हो रहा है। फिर से इधर, इंसुलेटर्स जिसमें से चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर ही है, चार्जेस उसमें से भी फ्लो नहीं हो रहे, लेकिन वो चार्जेस को स्टोर कर पा रहा है और उन चार्जेस के कुछ इफेक्ट को दिखा रहा है बिना कंडक्ट किए, यानी बिना इलेक्ट्रॉन, बिना चार्जेस के मूव किए। उनको कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स। ये कहां यूज होते हैं जी? कैपेसिटर्स में यूज होते हैं। एग्जांपल, माइका, ग्लास, वाटर, ड्राई एयर या पॉलीमर जितने भी हैं, दे आर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द
इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स हैं विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही इसमें से, लेकिन ये अपने पास कुछ चार्जेस को स्टोर करके, वो मटेरियल जिसके पास वो चार्जेस रुक जाते हैं, रुक जाएं तो वो कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो दिखाते हैं। चलिए समझते हैं कोई ना कोई इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या है। भाई जब आप कॉम करते हैं ना, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, लेकिन जब आप कॉम करते हैं तो प्लास्टिक के ऊपर कुछ चार्जेस, उस कॉम के ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। उन चार्जेस को अगर आप कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े कुछ ऐसे उठाना चाहो तो उसके साथ चिपक जाते हैं। शायद बचपन में आपने छोटे जब थे ये किया भी हो, नहीं किया हो तो करके देखना, सूखे हुए बाल जरा रब करना, कॉम करना, फिर देखना वो जो कॉम है उसमें वो चार्जेस इकट्ठे फ्लो नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे होके वो एक इफेक्ट दे रहे हैं कि आपके छोटे छोटे कागज के टुकड़े उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर मैं बात करूं एक मेटेलिक रॉड की, मेटेलिक रॉड को भी अगर हम बालों से रगड़ें तो उसके ऊपर चार्ज फ्लो कर जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे। फ्लो होने की वजह से वो मेटेलिक बॉडी चार्ज्ड नहीं होगी, कॉम्ब तो चार्ज्ड होगी, उसके ऊपर चार्ज रुक गए, उसने अपना इफेक्ट दिखाया, दैट्स व्हाट डाइलेक्ट्रिक। लेकिन मेटल जो है उसमें से चार्ज फ्लो हो जाते हैं, वो फ्लो हो गए, फ्लो होके आपकी बॉडी में चले गए, आपकी बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी बॉडी से अर्थ में चले गए, दैट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आई? सो डाइलेक्ट्रिक्स फिर हुए क्या, डाइलेक्ट्रिक्स हुए कंडक्टर्स अलाउ करंट, इंसुलेटर्स ब्लॉक इट। डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर करंट को ब्लॉक कर रहा है, की डिफरेंस समझ लो। लेकिन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में क्या है भाई, ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, ये बात समझ में आ गई, जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इंसुलेटर्स हैं। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जो अब चार्जेस अपने आप में स्टोर कर लेते हैं और उस स्टोर किए चार्ज की वजह से वो एक इफेक्ट दिखाते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किए वो अपना एक इफेक्ट दिखाते हैं। उनको हम, उन इंसुलेटर्स को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू पोलराइज और स्टोर चार्ज। कौन से हुए, वो इंसुलेटर्स जिनमें या तो पोलराइज करने की एबिलिटी है या चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है। ऐसे मूव नहीं कर रहे चार्ज, फिर से ध्यान दे दो, चार्ज मूव नहीं कर रहे लेकिन चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, चार्ज को पोलराइज कर सकते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर्स जो चार्ज को मूव तो नहीं कर पा रहे लेकिन चार्ज को पोलराइज या स्टोर कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो जो इफेक्ट दे रहे हैं, ऐसे इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इंसुलेटर्स आर टिपिकली डिफाइंड बाय देयर एबिलिटी टू प्रिवेंट करंट फ्लो। इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करने देंगे, सो डाइलेक्ट्रिक भी करंट फ्लो नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके उन चार्जेस का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हैं, उनको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। फाइन, सो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने ली इस चैप्टर की पहले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की बहुत डिटेल में, हर एक टॉपिक अपने आप में पूरा पूरा टॉपिक आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप एंजॉय करिए इस लेक्चर को। जय हिंद।